गोल चेहरे वाली सेल्स गर्ल उत्साह से लाल हो गई और हकलाते हुए बोली, जी जी हाँ, हमारे पास श्रेष्ठ प्रथम स्तर के आध्यात्मिक हथियार हैं। कृपया मुझे एक पल दीजिए, मैं उन्हें आपके लिए लाती हूँ। गोल चेहरे वाली सेल्स गर्ल ने अपना वाक्य समाप्त करते ही दुकान के पिछले हिस्से की ओर दौड़ लगाई। थोड़ी देर बाद वो कुछ हट्टे कट्टे आदमियों के साथ लौटी जो अपने साथ 4-5 आध्यात्मिक हथियार लाए थे। युवा स्वामी, ये प्रथम स्तर के श्रेष्ठ आध्यात्मिक हथियार है, कृपया इन्हें देखें, ये फैशन तलवार है। गोल चेहरे वाली सेल्स गर्ल ने एक लंबी तलवार उठाई और उसे म्यान से बाहर निकाल लिया। तलवार की लंबाई 1.1 मीटर थी, उसका ब्लेड काफी पतला था और उसका शरीर एक साफ झरने की तरह था जिससे लगातार पानी की भाप निकल रही थी। वाह अलवार, दक्ष की आंखों में चमक आ गई। अगर फैशन तलवार और काजल की लाइट ब्रीज तलवार की तुलना की जाए तो बाद वाली तलवार कचरे जैसी लगेगी। इसके बावजूद दक्ष ने अपना सिर हिलाया क्योंकि इस तलवार के गुण उसकी मार्शल आर्ट तकनीकों के अनुरूप नहीं थे और वो आगे खोजबीन करता रहा। उन्होंने कुछ और पन्नों को भी सरसरी तौर पर देखा। आखिरी तलवार का नाम ऑनेक्स ब्लेड तलवार था। तलवार का शरीर चमकदार काला था, मानो वो काले जेड से बना हो, और तलवार के दोनों किनारों पर एक चमक थी जो इसकी तीक्ष्णता को दर्शाती थी। ये बात है। दक्ष की आंखों में चमक थी और उसने पूछा, दुकानदार जी, इसकी कीमत कितनी है? आपकी नजर बहुत अच्छी है युवा स्वामी। नेक्स्ट ब्लेड तलवार श्रेष्ठ प्रथम स्तर के आध्यात्मिक हथियारों के इस संग्रह में भी एक अनमोल रत्न है, इसलिए मैं आपको अनुचित कीमत नहीं दूंगी, बस 30,000 रुपए ही काफी होंगे। गोल चेहरे वाली विक्रेता ने उत्तर दिया। ठीक है। दक्ष ने बिना झिझक के 30,000 रुपए मूल्य के 6 चांदी के नोट निकाले और गोल चेहरे वाली सेल्स गर्ल को दे दिए। वैसे भी ये पैसा सैमोफिक समुद्री डाकुओं से लूटा गया था, इसलिए दक्ष को कोई आपत्ति नहीं थी। बगल में अभय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। काजल ने अपने हाथ में पकड़ी हुई लाइट ब्रीज तलवार को देखा, फिर ईर्ष्या से दक्ष की ऑनेक्स ब्लेड तलवार पर एक नजर डाली। गोल चेहरे वाली सेल्स गर्ल उत्साह से लाल हो उठी। 30,000 रुपए के चांदी के सिक्कों का सौदा, उसे कितना कमीशन मिलेगा? अन्य सेल्स गर्ल ने गोल चेहरे वाली सेल्स गर्ल को बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। उनके मन में गहरा अफसोस था। काश उन्हें पता होता कि दक्ष कितना अमीर है, तो उस गोल चेहरे वाली सेल्स गर्ल को कभी मौका ही नहीं मिलता। मन में उठने वाली ख्वाहिशें ही रह गई, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। वे बस इतना ही कर सकते थे कि भविष्य में कभी किसी को उसके बाहरी आवरण से ना आके। आहिर है अब दक्ष को। दक्ष ने एक हाथ में अपनी ऑनेक्स ब्लेड तलवार पकड़ी और दूसरे हाथ से गुंजन का हाथ थाम लिया। अभय के पास से गुजरते हुए दक्ष ने काजल की लाइट ब्रीज तलवार को देखा और कहा, क्या तुम्हें इस तरह का कचरा पसंद है? जब उसका काम पूरा हो गया तो वह जोर जोर से हंसते हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। दक्ष, अभय ने अपने दांत इतनी जोर से भीड़ी नमचे कि उसका चेहरा बुरी तरह विकृत हो गया। युवा स्वामी, ये बहुत संतोषजनक था। अभय और काजल हमेशा से हमें नीचा समझते आए हैं और अब उन्हें अपने ही किए का फल मिल गया है। सेंट्रल हॉल आर्मी पवेलियन के बाहर गुंजन उत्साह से चहक रही थी और हवा में अपनी छोटी मुठियां लहरा रही थी। दक्ष मुस्कुराया। सच तो यह है कि उसे अभय की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसका निशाना मायरा थी। बाजार में घूमते हुए गुंजन ने अपनी आंखें चौड़ी करके सब कुछ देखा। बाजार में बिकने वाली चीजें महंगी थी और चूंकि गुंजन ने इन सालों में वहां अक्सर दौरा नहीं किया था, इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि वह बहुत उत्सुक थी। दक्ष कुछ देर तक गुंजन के साथ रहा, फिर उसने गुंजन को 2,000 रुपए कीमती चांदी के नोट देते हुए कहा, गुंजन, इनसे कुछ किराने का सामान और आवश्यक वस्तुएं खरीद लो। मुझे कुछ काम है, इसलिए काम खत्म होने पर यही मेरा इंतजार करना। युवक स्वामी, अगर मेरी मालकिन मुझसे पूछे कि मुझे पैसा कहां से मिला तो मैं क्या कहूं? गुंजन ने पूछा। बस माँ को बता देना कि मुझे जानवरों के पहाड़ की सीमा के बाहर कुछ आध्यात्मिक घास मिली और मैंने उसे कुछ पैसे में बेच दिया। दक्ष ने कुछ सोचने के बाद जवाब दिया। गुंजन ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है युवा स्वामी, मैं चलती हूँ। गुंजन ने पैसे अपने पास रखे और खुशी खुशी खरीदारी करने के लिए दौड़ पड़ी। इसके तुरंत बाद दक्ष ने एक एकांत स्थान ढूंढा, काले वस्त्र और बांस की टोपी पहनी और एक बार फिर अमृत हॉल में चला गया। का एक और बैच और गुंजन के लिए कुछ स्वास्थ्यवर्धक गोलियां खरीदना चाहता था। उसकी सेवा करने वाली एक बार फिर दिव्या ही थी।
आदरणीय अतिथि, आप फिर से आ गए हैं। दिव्या ने दक्ष को देखकर शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं ही हूं? मैंने तो अभी तक कुछ बोला भी नहीं है। दक्ष ने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। हंसते हुए दिव्या इठलाते हुए दक्ष की ओर बढ़ी और चिढ़ाते हुए बोली, ये तो तुम्हारी खुशबू की वजह से है। मैं तुम्हारी खुशबू से ही पहचान लेती हूं कि ये तुम ही हो। जब वो बोल रही थी तो उसकी नाजुक छोटी सी नाक दक्ष के आसपास की हवा को सूंघ रही थी। दिल की धड़कन तेज होने के बावजूद दक्ष ने बड़ी मुश्किल से खुद को शांत रखते हुए जवाब दिया, हॉल मास्टर दिव्या, मैं आज ड्रैगन टाइगर की गोलियां खरीदने आया हूं। दिव्या ने दक्ष को तिरछी नजर से देखते हुए कहा, आदरणीय अतिथि, इतनी जल्दी क्या है? या आप मुझसे मिलना नहीं चाहते? नहीं, आपने गलत समझा है हॉल मास्टर, मुझे कुछ और काम निपटाना है। दक्ष ने जल्दी से हाथ हिलाया। वो सचमुच यहां से जल्द निकलना चाहता था, क्योंकि वो दिव्या जैसे लोगों को संभाल नहीं सकता था। हे ठीक है, तो आप कितने में खरीदना चाहते हैं? दिव्या ने मोहक मुस्कान के साथ पूछा। 120 औसत दर्जे की प्रथम स्तर की ड्रैगन टाइगर गोलियां और 30 स्वास्थ्यवर्धक गोलियां, दक्ष ने उत्तर दिया। क्या इतने सारे? इस बार दक्ष और उसकी नौकरानी दोनों को ही अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा। हॉल मास्टर दिव्या, क्या एलिक्सीर हॉल में उतने लोग नहीं हैं? दक्ष ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। उसे शेष 2 दिव्य मेरिडियन के लिए और अधिक प्राप्त करने की आवश्यकता थी, जिन्हें अनलॉक करना बहुत कठिन होने वाला है। दिव्या ने दक्ष पर गहरी नजर डाली। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई और उसने कहा, हाँ बिल्कुल, ये गोलियां तैयार करो। काजल ने सिर हिलाया और बाहर चली गई और थोड़ी देर में वो कुछ बक्से लेकर वापस आ गई। 120 औसत दर्जे की प्रथम स्तर की ड्रैगन टाइगर गोलियां और 30 स्वास्थ्यवर्धक गोलियां। आदरणीय अतिथि, 10% छूट के बाद 120 साधारण प्रथम स्तर की ड्रैगन टाइगर गोलियों की कीमत 32,400 होगी। हम सिर्फ 32,000 ही लेंगे। इसके अलावा 30 स्वास्थ्यवर्धक गोलियां हमारी ओर से निःशुल्क है। इन्हें मेरी ओर से उपहार समझिए, दिव्या ने कहा। धन्यवाद हॉल मास्टर दिव्या। दक्ष ने गोलियां ली, पैसे दिए और शिष्टाचार और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में मुट्ठी जोड़कर जल्दी से एलिक्सीर हॉल से निकल गया। महोदया, यह व्यक्ति तो बहुत ही दिलचस्प है। अभी तो सिर्फ 10 दिन ही बीते हैं और उसने पिछली बार खरीदी हुई ड्रैगन टाइगर की गोलियां खत्म कर दी है, या उसने कई लोगों के एक साथ इस्तेमाल करने के लिए ये गोलियां खरीदी थी। दक्ष के जाने के बाद नौकरानी काजल ने उत्सुकता से पूछा, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकती, लेकिन मुझे लगता है कि पिछली बार जब वो यहाँ आया था तब से उसकी आभा काफी मजबूत हो गई है। वाकई बहुत दिलचस्प है। तुम यही रुको, मैं खुद पता लगाना चाहती हूँ कि मधुवन सिटी के परिवार का वो सुंदर युवक कौन था। व्यवस्था होने के बाद दिव्या तेजी से बाहर निकली और हवा की तरह गायब हो गई। एलिक्सिर हॉल से कुछ दूरी पर दक्ष ने एक सुनसान जगह पर अपनी काली टोपी और वस्त्र उतार दिए और उन्हें ड्रैगन टाइगर पिल्स के साथ सर्वोच्च मंदिर में रख दिया। फिर वो उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां उसने गुंजन से मिलने का वादा किया था। उसे ढूंढ लिया और उसके साथ वापस आ गया। दुर्भाग्यवश उन्हें एक सुनसान गली में अभय और उसके 2 आदमियों ने रोक लिया। अभय का चेहरा भावों से काला पड़ गया था। उसने दक्ष को घूरते हुए गुस्से से कहा, आखिरकार तुमने वापस आने का फैसला कर ही लिया। दक्ष, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तो तुम्हें क्या चाहिए? गुंजन ने अनजाने में दक्ष को अपने पीछे छिपा लिया। दक्ष, तू नीच है, अभय ने ताना मारते हुए कहा। तुम इतनी भीड़ के सामने मुझे अपमानित करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम्हें अपनी औकात का पता नहीं है। मैं तुझे एक मौका देता हूं। तेरे पास जितना भी पैसा है सब मुझे दे दे। गंधर्व परिवार के द्वार के सामने घुटने टेक दे और 3 बार मैं नीच हो चिल्लाए, मैं तुझे छोड़ दूंगा। दक्ष ने हल्की मुस्कान के साथ उससे सहमति जताते हुए कहा, तुम सचमुच एक घटिया इंसान हो। तुमने अभी क्या कहा? मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मैंने तुम्हारा मुंह तोड़े बिना तुम्हें जाने दिया तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। अभय की धमकियों के बावजूद दक्ष ने शांत भाव से आदेश दिया, दफा हो जाओ। एक अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। क्या तुम मरना चाहते हो? उसका मुंह तोड़ दो, अभय गुस्से से चिल्लाया। जी हाँ, युवा स्वामी अभय। अभय के पीछे खड़े दोनों व्यक्ति युवा और तंदुरुस्त थे। उनकी उम्र लगभग 16 वर्ष थी और अभय की तरह वे भी 5वीं शाखा से थे।
जैसे ही वे दक्ष के करीब पहुंचे, उनमें से एक ने ताना मारते हुए कहा, दक्ष, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम गंधर्व परिवार के ब्लड मेरिडियन के वारिस हो? गंधर्व परिवार के युवा मालिक? तुम तो बस एक कचरा हो, ऐसा कचरा जो नौकर कहलाने लायक भी नहीं। हम तुम्हें जगा देंगे ताकि तुम अपनी असलियत देख सको। अब तुम गलत राह पर चलने की गलती नहीं कर सकते। युवा स्वामी गुंजन का छोटा सा चेहरा भय से पीला पड़ गया। उसने दक्ष की आस्तीनों को अपने हाथों में कसकर पकड़ रखा था। घबराओ मत, सिर्फ 2 कुत्ते हैं और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा छोटा मालिक उन्हें संभाल नहीं पाएगा? दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और गुंजन के सिर को सहलाया। इसमें कोई शक नहीं कि उन दोनों युवकों ने भी ये शब्द सुने होंगे। वहीं और उसी समय, कचरा, क्या तुम मरना चाहते हो? वे दोनों दहाड़ते हुए दक्ष की ओर झपटे। उनके मुक्के इतनी ताकत से दक्ष के चेहरे पर लक्षित थे कि हवा की तरह सीटी की आवाज गूंज उठी। वे भले ही साधारण मार्शल आर्टिस्ट हो, लेकिन उनमें से एक ने 7 नाड़ियों को और दूसरे ने 8 नाड़ियों को अनलॉक कर लिया था। जब उन्होंने मिलकर काम किया तो वे एक ऐसी ताकत बन गए जिससे मुकाबला करना आसान नहीं था। उन दोनों आदमियों के साथ साथ अभय के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो वे दक्ष के चेहरे को सूअर के सिर की तरह चोटिल और सूजा हुआ देख सकते हो। वापस वही चले जाओ जहां से आए हो। मुक्के पड़ने से ठीक पहले दक्ष जोर से चिल्लाया और उसने एक थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ बिजली की रफ्तार से पड़ा और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, पापा 2 चीखें सुनाई दी और 2 परछाइयां दांतों और खून के ढेर के साथ दूर जा गिरी और जमीन पर जोर से जा गिरी। मेरा चेहरा, मेरे दांत, दोनों आदमी जमीन पर पड़े हुए विलाप कर रहे थे। उनके गाल इमारत जितने ऊंचे फूल गए थे। उनके मुंह से आधे दांत गायब थे और लगातार खून बह रहा था। अभय स्तब्ध रह गया और उसने अचंभित होकर दक्ष की ओर देखा। दक्ष, वह निकम्मा, अपने ताकतवर आदमियों को एक थप्पड़ से हरा सकता था? ये कैसे संभव था? अभय, तुम मुझे लगातार गालियां दे रहे थे और मेरा मुंह तोड़ने की धमकी भी दे रहे थे। अब तुम्हारे 2 कुत्तों का मुंह सजाना पूरा हो गया है। अब तुम्हारी बारी है। दक्ष ने अभय को घूरते हुए ठंडे लहजे में कहा। दक्ष, मुझे नहीं पता कि तुम्हें किस तरह की किस्मत से ये खजाने और तोहफे मिले हैं जिनकी वजह से तुम इतनी तरक्की कर पा रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इन 2 निकम्मों को हराने के बाद तुम मुझसे मुकाबला कर पाओगे? तुम कितने भोले हो। मैं तो ब्लड मेरिडियन मार्शल आर्टिस्ट हूँ। अभय ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। तो क्या हुआ अगर दक्ष साधना करने में सक्षम था? दक्ष तो एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट था जो अपनी रक्त नलिकाओं को जागृत नहीं कर सकता था, जबकि वह एक जागृत तृतीय स्तर की रक्त नलिका वाला मार्शल आर्टिस्ट था। दक्ष, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ब्लड मेरिडियन मार्शल आर्टिस्ट होने का क्या मतलब होता है। अभय ने एक दहाड़ लगाई और उसके पीछे लाल बत्तियां चमक उठी और पल भर में उसके सिर के ऊपर आग की तरह लाल रंग का एक विशाल राजसी भेड़िया प्रकट हो गया। ज्वलंत भेड़िया मुक्का और आता पर सीखी। अभय ने दहाड़ते हुए एक कदम आगे बढ़ाया और भेड़िए की तरह दक्ष की ओर झपटा। नौसिखीय स्तर की सर्वोच्च चोटी, द्वितीय स्तर की रक्त नलिका। मैं देखना चाहूंगा कि ये कितनी शक्तिशाली है। दक्ष की आंखों में तेज चमक आ गई। अपने पंजों पर खड़े होकर दक्ष ने अपने धड़ को घुमाया और फ्लेमिंग ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल किया। बूम! दक्ष और अभय के मुक्के आपस में टकरा गए। स्नैप! हंगामे के बाद हड्डियों के टूटने की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। इसके तुरंत बाद अभय जितनी गति से आया था उससे भी अधिक गति से पीछे की ओर उड़ गया और दर्द से चिल्लाते हुए अपने दाहिने हाथ को पकड़कर जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। क्या ब्लड मेरिडियन मार्शल आर्टिस्ट की क्षमता बस इतनी ही है? दक्ष ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ अभय की ओर बर्फीली निगाहों से देखते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाया। अभय भयभीत हो गया। पीछे हटते हुए वो चिल्लाया, दक्ष, तुम क्या चाहते हो? मजाक मत करो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। बार बार कुछ खास नहीं, बस तुम्हें लूट रहे हैं। अब तुम्हारे पास जो भी कीमती सामान है सब मुझे दे दो। ये कहते हुए दक्ष की आंखों में चमक आ गई। बार बार इसके बारे में सोचना भी मत, अभय चिल्लाया। ओह, अगर ऐसा है तो मेरे पास तुम्हारा मुंह खराब करने के अलावा कोई चारा नहीं है। दक्ष ने ताना मारते हुए अपना पैर उठाया और अभय के चेहरे पर लात मारने ही वाला था। दक्ष की बात को गंभीरता से लेते हुए अभय आखिरकार डर गया। वो चिल्लाया, रुको, मैं तुम्हें अपनी सारी कीमती चीजें दे दूंगा। सच कहूं तो अभय के पास काफी पैसा था। उसने लगभग 30,000 जमा किए और बड़ी मुश्किल से दक्ष को दे दिए। इतना ही? दक्ष रूठ गया
और अरुचि भरे भाव से पैसे अपने पास रख लिए। यह सुनकर अभय को लगभग खून की उल्टी आ गई। 30,000 और दक्ष इसे मामूली रकम समझता है। गंधर्व परिवार के वंशज के लिए 30,000 होना वाकई एक बड़ी उपलब्धि थी। इस बार तो मैं तुम्हें जाने देता हूं, लेकिन अगर अगली बार ऐसा हुआ तो कुछ चांदी के सिक्कों से मामला नहीं सुलझेगा। दक्ष ने ठंडी निगाहों से देखते हुए अभय को ये शब्द कहे और हैरान गुंजन को अपने साथ लेकर चला गया। अभय आखिरकार 5वीं शाखा के नेता का बेटा था, और अगर दक्ष ने वास्तव में उसके साथ कुछ किया होता तो 5वीं शाखा का नेता इसे आसानी से नहीं छोड़ता। दक्ष को डर नहीं था, लेकिन अनायरा और गुंजन के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। धिक्कार है यंग मास्टर अभय, वो छोटा दक्ष कितना घमंडी था। चलो वापस जाकर शाखा प्रमुख को बताते हैं और उनसे कहते हैं कि वे दक्ष को सबक सिखाए। कुछ दांत टूटे हुए युवकों में से एक लड़खड़ाते हुए अभय के पास पहुंचा और उत्तेजित होकर सुझाव दिया, अरे बेवकूफ, क्या यह अपमान काफी नहीं है? अगर किसी और को पता चल जाए कि मैं दक्ष जैसे निकम्मे से हार गया तो क्या मेरी इज्जत बनी रहेगी? मैं तुम दोनों को चेतावनी देता हूं, आज यहां जो हुआ है वो यही रहेगा। अभय ने ताना मारा। जी हां युवा स्वामी अभय, हम एक शब्द भी नहीं कहेंगे। दोनों पुरुषों ने गुस्से से सिर हिलाया। हफ, अभय ने बेपरवाही से कहा, हाउस मीटिंग ठीक 1 महीने बाद है। अब जब छोटा दक्ष साधना कर सकता है तो वह निस्संदेह मायरा से लड़ाई करेगा। तब प्रथम एल्डर और उनके आदमी दक्ष के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमें इसमें क्यों हाथ गंदे करने चाहिए? देव देव देशारा को हेमान करता है। एक आखिर सिखा गया। बहुत बढ़िया विचार है यंग मास्टर अभय, दोनों साथियों ने चापलूसी करते हुए कहा। ठीक उसी समय वे चुपचाप घटनास्थल से चले गए। उनके जाते ही अचानक गली में एक आकर्षक दुबली पतली काया दिखाई दी। अगर ये दिव्या नहीं थी तो और कौन हो सकता था? हे दिलचस्प, अब मुझे पता चला कि यह गंधर्व परिवार का कुख्यात युवा सरदार है। लगता है तुमने सबको धोखा दे दिया। एक धीमी सी आवाज सुनाई दी और पलक झपकते ही दिव्या बिना किसी निशान के गायब हो गई। घर वापस आकर गुंजन को स्वास्थ्यवर्धक गोलियां देने के बाद दक्ष अपने कमरे में वापस गया और सर्वोच्च मंदिर में प्रवेश किया। तुरंत ही दक्ष ने ड्रैगन टाइगर की गोलियां निगलना शुरू कर दिया और दूसरी दिव्य नाड़ी को खोलने का प्रयास शुरू कर दिया। पहली दिव्य मध्याह्न रेखा को अनलॉक करने की तुलना में दूसरी दिव्य मध्याह्न रेखा को अनलॉक करना कहीं अधिक कठिन था। इस बार दक्ष को दूसरी दिव्य मेरिडियन को अनलॉक करने के लिए 45 औसत दर्जे की प्रथम स्तर की ड्रैगन टाइगर गोलियां और कुल 5 दिन लगे। दूसरी दिव्य मध्याह्न रेखा के खुलते ही दक्ष के भीतर की आवश्यक ऊर्जा में एक और स्तर की वृद्धि हुई। मुझे लगता है कि अब मुझे केवल अपनी आवश्यक ऊर्जा के विस्फोट से ही बैल जैसी ताकत जुटा लेनी चाहिए। प्रथम श्रेणी के योद्धा स्तर पर साधारण मार्शल आर्टिस्ट अपनी आवश्यक ऊर्जा के विस्फोट से बैल के बराबर शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और दक्ष द्वारा अब प्रदर्शित आवश्यक ऊर्जा विस्फोट की शक्ति प्रथम श्रेणी के योद्धा स्तर के मार्शल आर्टिस्ट से कम नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं। हक्ष ने तीसरी दिव्य मध्याह्न रेखा को अनलॉक कर दिया। तीसरी दिव्य मध्याह्न रेखा सबसे कठिन भी थी। दक्ष को पूरे 10 दिन लगे और उसने 70 ड्रैगन टाइगर गोलियां खाकर आखिरकार तीसरी दिव्य नाड़ी को अनलॉक किया। जब तीसरी दिव्य मध्याह्न रेखा खुल गई तो दक्ष के शरीर पर प्रकाश के बिंदु एक एक करके जगमगा उठे, और जब सभी 108 एक्यूपंक्चर बिंदु जगमगा उठे तो ये आकाश में तारों की तरह चमक रहा था और तेज रोशनी बिखेर रहा था। 108 बड़े एक्यूपंक्चर बिंदु और 12 मेरिडियन मिलकर एक पूर्ण लूप बनाते हैं। दक्ष के मेरिडियनों के भीतर घनी उन्नत आवश्यक ची की निरंतर लहरें प्रवाहित होती है। इतना शक्तिशाली। 3 अनलॉक किए गए दिव्य मेरिडियन 2 अनलॉक किए गए दिव्य मेरिडियन की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। अपने भीतर प्रवाहित हो रही ऊर्जा का विश्लेषण करते हुए दक्ष प्रसन्न हुआ। 3 खुली हुई दिव्य देशांतर रेखाएं और 2 खुली हुई दिव्य देशांतर रेखाएं, भले ही उनके बीच केवल एक देशांतर रेखा का ही फासला हो, दोनों के बीच का विशाल अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के समान था। 3 दिव्य देशांतर पूर्णता का प्रतिनिधित्व करते हैं, 2 दिव्य देशांतर अभी भी अपूर्ण होंगे। दक्ष को ऐसा महसूस हुआ कि वह वर्तमान में अपने दांतियान में एक आवश्यक ची ऊर्जा का भंवर एकत्रित कर सकता है और किसी भी समय योद्धा के क्षेत्र में छलांग लगा सकता है। अभी नहीं, मुझे ट्रू वॉर ड्रैगन टेक्निक का दूसरा चरण नहीं मिला है। दक्ष ने योद्धा क्षेत्र में छलांग लगाने की अपनी इच्छा को बलपूर्वक दबा लिया और 99 सीढ़ियों के पार
दूसरे चबूतरे पर अपनी निगाहें टिका दी। इस बार तो मुझे ऊपर जाने में सक्षम होना चाहिए, है ना? दक्ष उठा और दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर चल पड़ा। पल भर में वह 99वीं सीढ़ी पर पहुंच गया। पिछली बार भी वह यहीं पर रुका था। इस बार कोई बाधा नहीं थी। एक ही कदम में दक्ष दूसरे चबूतरे पर चढ़ गया।